दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्टोरिकल जर्नी में। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान पार्टीशन की तरह श्रीलंका का भी पार्टीशन होने वाला था, पर भारतीय सेना की वजह से नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसके कारण श्रीलंका का पार्टीशन होने वाला था और भारतीय सेना ने कैसे इस पार्टीशन को रोका और राजीव गांधी की मौत किस वजह से हुई। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आज की जर्नी शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। श्रीलंका में तमिल और सिंगली भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तमिल माइनॉरिटीज थे और सिंगली मेजॉरिटी थे। सिंगली के हाथों सालों से सताए गए तमिल माइनॉरिटीज का गुस्सा हिंसा बनकर बाहर फूटा। सिंगली की सरकार बनी तब तमिल माइनॉरिटीज पर कड़े कानून बनाए गए, जैसे कि सिंगली भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। सरकारी नौकरियों में तमिलों के लिए अवसर कम होने लगे थे। सिंगली गवर्नमेंट के जुल्मों से परेशान होकर तमिल माइनॉरिटीज ने अलग तमिल देश की मांग की, पर श्रीलंका सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। तमिलों की नाराजगी को लगातार अनदेखा किया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि गृह युद्ध छिड़ गया। तमिलनाडु को अपनी तमिल पहचान के कारण श्रीलंका के तमिलों से बड़ी सहानुभूति थी। हुआ ये कि तमिलनाडु सरकार श्रीलंका के तमिल अलगाववादियों को मदद करने लगी। कुछ अलगाववादी संगठनों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई और आखिर में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भी श्रीलंका के तमिल अलगाववादियों को मदद करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे सभी ग्रुप्स को पीछे छोड़कर LTTE बन गया तमिल संघर्ष का सबसे जीवंत प्रतीक। LTTE का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। यह संगठन दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक था। जुलाई 1983 इतिहास में इसे ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हिंसा हुई, दंगे हुए। इन दंगों में करीब 4000 तमिल मारे गए। गुस्से में आकर 23 जुलाई 1983 को LTTE ने घातक हमला किया था। इसमें 23 श्रीलंकाई सैनिक मारे गए। इसके बाद श्रीलंका की गवर्नमेंट और LTTE के बीच युद्ध छिड़ गया। भारत ने LTTE और श्रीलंका गवर्नमेंट के युद्ध को रोकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। भारत श्रीलंका के तमिलों को हक दिलाना चाहता था। भारत को इस बात का डर भी था कि श्रीलंका में आज़ादी हासिल करने के बाद श्रीलंका के तमिल भारत के तमिल इलाकों को मिलाकर ग्रेटर तमिललैंड बनाने की मांग कर सकते थे। भारत के लिए यह बुरी स्थिति हो सकती थी। जब LTTE का विद्रोह किसी भी तरह शांत नहीं हुआ, तब श्रीलंका की सरकार ने भारतीय सेना से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। उत्तरी श्रीलंका में एक छोटे शहर पलाली में भारतीय सेना की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF का बेस कैंप था। वहां से भारतीय सेना श्रीलंका में चल रहे विद्रोह को रोकने की कोशिश कर रही थी। आर्मी का ये बेस कैंप जाफना क्षेत्र के और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच संपर्क करने का अहम केंद्र था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए जाफना यूनिवर्सिटी का प्रयोग करता था। भारतीय खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि 11 अक्टूबर 1987 को LTTE के बड़े आतंकियों की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग को खत्म करने और मीटिंग के दौरान ही
आतंकियों को मारने के लिए खास तौर पर ऑपरेशन पवन डिज़ाइन किया गया था। खुफिया एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना ने 120 कमांडोज तैयार किए। ये कमांडोज किसी भी देश में जाकर मुश्किल हालात में युद्ध करने में सक्षम थे। बैकअप के तौर पर 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के 60 जवानों को भी श्रीलंका के जाफना में भेजा गया। प्लान के हिसाब से कमांडोज और सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी के पास मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। एलटीटीई के कमांडर्स को ऑपरेशन पवन के बारे में पहले से ही पता था। एलटीटीई के लड़ाकों ने भारतीय और श्रीलंका की सेना के रेडियो सिग्नल पकड़ लिए थे, जिससे ऑपरेशन कमज़ोर हो गया। अब तैयारियां दोनों ओर से हो रही थी। फर्क बस इतना था कि इंडियन आर्मी को यह नहीं पता था कि एलटीटीई के आतंकियों को हमले की जानकारी पहले से ही है। इस जानकारी के बाद एलटीटीई ने रातों रात जाफना यूनिवर्सिटी को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। एलटीटीई के फाइटर्स बेचैनी से भारतीय जवानों का इंतजार करने लगे। इस सब की खबर ना तो भारतीय सेना को थी और न ही श्रीलंकाई सेना को। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति के हिसाब से रात के अंधेरे में 40 पैरा कमांडोज की टीम को जाफना यूनिवर्सिटी के मैदान में उतारा। जब कमांडोज अपनी पोजीशन ले रहे थे, तब पहले से ही तैयार बैठे एलटीटीई के लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक फायरिंग होने के कारण कमांडोज कुछ भी नहीं समझ पाए और हेलीकॉप्टर से आने वाले और कमांडोज के लिए दूसरी खाली जगह ढूंढकर उसे मार्क भी नहीं कर पाए। एलटीटीई के लड़ाके हेलीकॉप्टर्स की अगली खेप का इंतजार कर रहे थे। जब अगला हेलीकॉप्टर कमांडोज की खेप को उतारने वहां पहुंचा, तब एलटीटीई के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वजह से पायलट को ड्रॉप जोन नहीं मिल पाया। इसका नतीजा ये रहा कि पायलट ने बाकी कमांडोज को नीचे नहीं उतारा और वापस बेस कैंप लौट गया। जो कमांडोज पहले उतर चुके थे, उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी आखिरी सांस तक एलटीटीई के खूंखार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के कमांडोज ने कई आतंकियों को मार गिराया। बैकअप नहीं मिलने के कारण कमांडोज कमजोर पड़ रहे थे। पहले से ही अपनी पोजीशन लिए एलटीटीई भारतीय कमांडोज को अपना निशाना बना रहे थे। इंडियन आर्मी के जवान भी निडरता से लड़ रहे थे। कमांडोज और एलटीटीई के बीच कई घंटों तक लड़ाई हुई। इस मिशन में भारतीय सेना के 6 पैरा कमांडोज मारे गए, वहीं 35 से ज़्यादा जवान मारे गए। भारतीय सेना के इतिहास में ऑपरेशन पवन सबसे घातक मिशन साबित हुआ। माना जाता है कि इस मिशन के बाद इंडियन आर्मी ने एलटीटीई को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। इस वजह से एलटीटीई के बौखलाए आतंकियों ने 4 साल बाद 1991 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑपरेशन पवन की जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर इसी तरह के आपको वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जर्नी यही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए अलविदा।